हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज लेकर आए हैं हम नई वीडियो जिसमें कि डिस्कस करने वाले हम टॉप 50 एमसीक्यू फ्रॉम सोशल स्टडी। ठीक है, सोशल स्टडी के टॉप 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, ये मास्टर क्लास वीडियो होने जा रही है जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं टेट में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के नीचे देख भी सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस ईयर वाले टेट में आया हुआ है। तो आपको पता है कि टेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है आर्ट्स के लिए, आर्ट्स के अलावा मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी, पंजाबी टीचर, जो भी लैंग्वेज है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों, क्योंकि आपके जो भी जैसे जीके सेक्शन सभी टेट में आता है, तो जीके अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सोशल स्टडी के क्वेश्चन देख लीजिए। क्योंकि जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी या जो भी आर्ट्स के अलावा जितने भी टेट वाले हैं उनका जो जीके सेक्शन है वो सोशल स्टडी वाले सेक्शन से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सोशल स्टडी का जो आर्ट्स का सेक्शन है उसको पढ़ना है, वहीं से आपका जीके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग गया ना पता कितनी इंपॉर्टेंट है वीडियो में। हर बार जब भी सोशल स्टडी के क्वेश्चन बताता हूँ या वीडियो लेकर आता हूँ तो हर बार आपको बताता हूँ कि आर्ट्स की सोशल स्टडी का जो सेक्शन होता है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, जेबीटी इत्यादि, मतलब अदर देन आर्ट्स के अलावा सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और एक चीज़ जो हमारे साथी अभी नए जुड़े, क्योंकि बहुत समय तक हम एक्टिव नहीं थे यूट्यूब पे, अब हम आपकी रेगुलरली हर दिन आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उनको हम बताना है, हम सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज होने वाली है, सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, जो भी रिवीजन है कि किस तरह से क्विकली टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है जिसमें हमने एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ करे हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलत लिखा गया, भारत का राष्ट्रपति होगा यहाँ पे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, टाइपिंग के लिए जो बीच में वर्ड्स होते हैं, मिस प्रिंटिंग या इस तरह की चीज़ें एरर होते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो सिंपली आपको याद रखना, बिल्कुल ईजी ये क्वेश्चन है कि जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन सबसे पहले आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट में ग्रीष्मकालीन जो मौसम है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, गर्मी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लक्षद्वीप, न्यूजीलैंड आर सिचुएटेड इन। जो लक्षद्वीप है वो इंडिया की लोकेशन में किस तरफ है? तो जो आप जानते हैं लक्षद्वीप अरेबियन सी की तरफ है। ओके, ये आपको याद रखना। जो बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, उसका भी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, दादर एवं नागर हवेली, जो इस तरह की इंडिया के द्वीप है उनका आपको पता होना चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता है कि लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरेबियन सी पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है। स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस इसको बोला जाता है कि ये कभी भी ये भंग नहीं होता। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, ये भी सही है। इसके 1/3 सदस्य हर साल 2 साल बाद निवृत्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे, मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर होती है राज्यसभा के, मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गाइज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ओके, बिल्कुल ये क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है कि आप पे नीचे देख ही सकते हैं क्वेश्चन को, HP टेट आर्ट्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सोशल स्टडी के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ें कि टेट में 101% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, रिपीटेड होते हैं तो मतलब यहाँ से जितनी भी हमारी सोशल स्टडी की सीरीज चली है, कोई भी वीडियो आप प्रीवियस का उठा के देख लीजिए, टेट में बहुत सारे क्वेश्चन यार गाइस रिपीटेड होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी टेट दिया 1-2 बार तो आपको पता है कितने क्वेश्चन रिपीटेड। जो न्यू कैंडिडेट है, नए साथी है, उनको मैं बताना चाहूँगा टेट में बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तब भी आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उनको उठा के देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 3:2, यानी कि जो इंडिया का नेशनल है, जो हमारा झंडा है, प्यारा फ्लैग है इस तरह का, ठीक है, ट्राई कलर जो है, उसमें जो लेंथ है वो 3 है, 3:2 है। मतलब अगर
जो उसका 3 मीटर, अगर हम कोई भी फ्लैग होगा, अगर 3 मीटर उसकी लंबाई होगी तो 2 मीटर उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, किसी भी हिसाब से, अगर समझ रहे हैं ना आप, 3:2 उसका अनुपात होगा। इसी अनुपात में इंडिया का जो फ्लैग है उसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, ये आपको याद रखना, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते ताउस था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीवान ए आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम? तो गाइस इसका होगा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कंफ्यूजन इसमें होना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे सन होता है, सन जो कहाँ से कहाँ जाता है, ईस्ट से वेस्ट जाता है। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट आपको याद रखना है, जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, तभी जो है हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि सन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल ईजी है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, होमो सैपियंस क्या है? जो होमो सैपियंस है गाइस वो इंसान का, जो मानव मनुष्य है उसका साइंटिफिक नाम है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ एडिशनल बताना चाहूँगा, अगर कोई पुलिस कांस्टेबल वाला मेरा भाई यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो उनको भी ये वीडियो हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसी तरह के स्टैंडर्ड जो जनरल से क्वेश्चन पुलिस में भी पूछे जाते हैं। आप अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई? जब अभी हमने देखा था कि इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना जो हुई थी गाइस वो 1945 में हुई थी। और एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। प्रश्न नंबर 11वां है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब आपको स्टेटमेंट दी गई है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। ठीक है, आपको बताने इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो संसद का एक संगठक भाग होता है, मतलब संसद का ही एक संगठक पार्ट है। वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप जानते हैं साथियों वो संसद का एक संगठक भाग होता है, ये भी आपको पता है। और अभी हमने पहले ये भी पीछे क्वेश्चन किया था कि संयुक्त अधिवेशन को भी प्रेसिडेंट के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, वो किसी भी परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट चर्चा में भाग नहीं लेता है, बस जॉइंट सेशन को क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के पूर्व में जो है वो मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय इन चार ऑप्शन में से क्या सही है? ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूर नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदस्य का सदन का सदस्य होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है गाइज। ठीक है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं इन चारों ऑप्शन में। जो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है गाइज साथियों, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जो नहर इंदिरा गांधी नहर है किस नदी से जल प्राप्त करती है? जो राजस्थान में नहर है ये इंदिरा गांधी नहर, वो कौन सी नदी से जल प्राप्त करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज और ब्यास। जो सतलुज और ब्यास नदी है गाइस, इसके जल के कारण ही जो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान उसको पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्ट जो है यहाँ पे 98.4 फ़ारेनहाइट दिया है, या 98 आप इसको याद रख सकते हैं, 98 फ़ारेनहाइट। लेकिन कई बार ये डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, तो गैस आपको याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा जनरल साइंस के बारे में, जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये जो है इसी के टेम्परेचर के यूनिट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तब आपको याद रखना है 98.4 यानी कि 98। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया तब 37 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब हुआ प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि
भारत के जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधन कब करेगा? प्रतिवर्ष करेगा, और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव जब भी जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद करेगा। ओके, प्रश्न नंबर 17, इन द era ऑफ अशोक द रिकॉर्ड्स वर कीप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स है, जो भी शिलालेख है अशोक के टाइम के, इरा के, ठीक है, जमाने के, वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज में प्राप्त किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत लैंग्वेज, मतलब प्राकृत भाषा में उसके जो अवशेष है, उसके जो शिलालेख है या उसके जो भी रिकॉर्ड है वो प्राकृत भाषा में पाए गए हैं अशोक के। ठीक है, यानी कि अशोक के शाहीकालीन के। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में परम में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं था? तो सभी को पता है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। ठीक है, जो इंडिया का फंडामेंटल राइट्स, उसमें राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों इसमें आते हैं। लेकिन जो सूचना का अधिकार है वो इसमें परम में जो भारत के मूल अधिकारों में नहीं था। हालांकि राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार, इसको बाद में जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे परम में बोला गया। जब भारत का संविधान बना था उस समय ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन एंशिएंट रॉक टेम्पल एट, जिसको जो राइट आंसर है मसरूर रॉक का टेम्पल, ये आपको पता है कि कांगड़ा में है। ठीक है, मसरूर रॉक का टेम्पल ये कांगड़ा में है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको हिमाचल प्रदेश का अजंता एलोरा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हिमाचल का एलोरा, माफ़ी चाहूँगा साथियों, हिमाचल का एलोरा इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एलोरा और अजंता दोनों जो है वो कहा जाता है लाहौल स्पीति के ताबो मठ को। ठीक है, जो लाहौल स्पीति में ताबो मठ है, ये एचपी का जीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ताबो मठ है लाहौल स्पीति में, उसको एलोरा और अजंता दोनों कहा जाता है। इसको मातर एलोरा कहा जाता है। ठीक है, जो रॉक का टेम्पल है ये। प्रश्न नंबर 21वां है, स्कीमो खानाबदोश शिकारी होते हैं, वो कहाँ के हैं? वो ग्रीनलैंड के हैं। ये आपको याद रखना है। स्कीमो जो बर्फ के बीच में अपना घर बनाते हैं, स्कीमो। ठीक है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो ये आपको बताना है जो इनर कोर होती है अर्थ की, उसमें टेम्परेचर का या जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, गहराई बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपको याद रखना है, जो पृथ्वी के जैसे ये अर्थ है, ठीक है, मान लो ये अर्थ का क्या है, सेंटर है, तो जो अर्थ का सेंटर है, जैसे जैसे हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रह रहे हैं ना, ये जैसे सरफेस है अर्थ का, यहाँ पे हमें, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है ये, ठीक है, यहाँ पे मस्त मौला आप खेल रहे हो। अब जैसे आप पृथ्वी के इन साइड जाते हैं, ठीक है, टूवर्ड द इंटरनल पॉइंट जाते हैं, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर है गाइज वो इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बाहर जब भी टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर जो टेम्परेचर है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 3000 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट हो जाएगा, मतलब इतना इंक्रीज टेम्परेचर करता है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ग्रेविटी का बता देता हूँ, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण है गाइस वो भी जैसे जो अर्थ का सरफेस है, अंदर जाने पे गुरुत्वाकर्षण डिक्रीज होता है। याद रखना है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है जबकि गुरुत्वाकर्षण डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो वो है स्नो लाइन है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक ऊंचाई अधिक तथा जहां बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है, उसको स्नो लाइन कहते हैं। बिल्कुल, ये नाम से ही आपको क्लियर होगा कि स्नो लाइन मतलब ऐसी पर्वतीय श्रेणी, टाइप ऑफ ग्लेशियर, मतलब जहाँ पे प्रतिवर्ष प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से क्या पड़े, स्नो पड़े और वो कभी पिघले भी ना। ठीक है, तो आपको एक ग्लेशियर के तरह इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम में नहीं उगाई जाती है? इनमें से कौन सा नहीं उगाया जाता? तो ऑप्शन नंबर सी है, ये नहीं उगाया जाता जौ और सरसों, जबकि बाजरा और चावल, मक्का और ज्वार, चावल, ये जो फसलें खरीफ मौसम में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल कंट्रोल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट। जो इसका जो प्राइम मोटो होता है न्यायपालिका का, ठीक है, तो क्या होता है, सभी को पता है कि जो नागरिक है उसके जो अधिकार है उसकी रक्षा की जाए, है ना। किसी को मान लो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जा रहा है या किसी भी अदर तरह की उसको परेशानी है, तो वो क्या कि न्यायपालिका में जाकर अपने भी जो उसके नागरिक के जो राइट्स है उसको लागू करवा सकता है। ठीक है, तो सिटीजन जो भी नागरिक है उसके राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए जुडिशियली
बनाई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है, जो पारसी धर्म का पालन करते हैं उनको पारसी कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2013 के टेट में आया है, आप यहाँ पे साथ साथ में देख भी सकते हैं। व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इट बिकम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत जब 25 जनवरी, प्रशासन वाली वीडियो हमने डाली है अपने यूट्यूब चैनल में, 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तब वो 18वां स्टेट बना था इंडिया का। ठीक है, प्रशासन वाली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी उसको देख ले। HPGK के उस वीडियो को देखने से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली ही क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक आ जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वरना आप हमारे चैनल में विजिट कर दो, अभी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां फ्रेंच बोली जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में गाइज फ्रेंच भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेल लाइन ओपन। तो ये 1853 है, बॉम्बे से थाने, सभी को पता है फर्स्ट टाइम रेल लाइन चलाई गई थी 1853 में। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स JBT 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलर का मतलब होता है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है कि किसी भी धर्म को मानो, लेकिन जो स्टेट होगा उसका कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि जो हमारा प्यारा देश है इंडिया, उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडिया में रहने वाले लोगों का अपना अपना रिलीजन है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, किसी भी तरह का धर्म बना सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन स्वयं जो स्टेट होता, ठीक है, यानी कि जो देश होगा उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, संसद के नियमन सदन को किस नाम से जाना जाता है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोकसभा है इसको क्या निम्न सदन कहा जाता है, जबकि जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। फेमस जो ये चीज़ है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास की एक विशेष महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1905 में, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रपति को कौन पदच्युत करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाउंडर किंग ऑफ चंबा स्टेट वाज। जो चंबा स्टेट थी, चंबा रियासत थी, ठीक है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है मारूवर्मन। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर मारूवर्मन, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में नारू लिखा है, नारू नहीं है, मारू है। ठीक है, अगेन टाइपिंग एरर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मारूवर्मन। ठीक है, तो ये सभी को पता है, नारू नहीं है, ये मारूवर्मन। मारूवर्मन के द्वारा ही चंबा जो रियासत है उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो साहिल वर्मन है उनने चंबा के विकास में और प्रसार किए। बहुत सारे टेम्पल जो है, जैसे आपका छतराड़ी टेम्पल है, ठीक है, लक्ष्मणा देवी टेम्पल है चंबा में, उसकी स्थापना साहिल वर्मन के द्वारा की थी। तो इस तरह का आपको याद रखना, साहिल वर्मन का, जबकि जो चंबा स्टेट है उसकी स्थापना मारूवर्मन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया था। अमेरिका में जो इसका संचालन किया था वो किया था लाला हरदयाल ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अमेरिका में जो गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा इसका संचालन किया गया था। इग्लोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउस ऑन पोलर रीजन, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे इग्लो कहा जाता है, जो स्कीमो भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इग्लो होम में जो रहने वाले होते हैं, तो ये हाउसेज ऑन पोलर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। गाइज बिल्कुल ये याद रखना है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं लेकिन अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, उसी तरह से जो रेड क्लिफ लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर आपसे पूछे तो कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। डूरंड लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, जबकि मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू साउथ डायरेक्शन इज। तो एट द बॉटम ऑफ द मैप, तो वो हो जाएगी, जैसे कोई भी आपका मैप है तो उसमें जो साउथ डायरेक्शन है इस तरफ होती है, नॉर्थ इस तरफ होती है, ठीक है, और ईस्ट इस तरफ होगी, जबकि वेस्ट इस तरफ होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। इसे रिगार्डिंग में पूछूं, एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि जो मैप है, मैप में पानी को दर्शाने के लिए किस कलर का यूज किया जाता है। तो ये ब्लू कलर को यूज किया जाता है। ठीक है, आपने मैप में देखा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला ब्रिटिश भारत की
कालीन राजधानी घोषित की गई थी? कब की गई थी? तो 1864। तो 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। डायमंड जो है, डायमंड को गाइस क्या कहा जाता है? मिनरल कहा जाता है। तो डायमंड क्या है? यहाँ पे मिनरल है। डायमंड के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन है बाकी जैसे कास्टर है, दालचीनी, लौंग, ये मिनरल्स नहीं है, खाने की सिंपल चीजें हैं, घरेलू सामग्री। जबकि यहाँ पे जो हीरा है गाइस, इसको मिनरल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया था? जो जजिया कर है वो फिर से किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा फिर से जो जजिया कर है उसको लगाया गया था जनता के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में, संविधान के किस भाग में? तो ये गाइस क्या है? भाग 4 क में है। भाग 4 क में। तो भाग 4 के क सेक्शन में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और एक चीज और, जो भारत के संविधान जब बना था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये जो 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, तब जो इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, तो तब भारतीय संविधान के भाग 4 के ए पार्ट में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग जो है चीनी तीर्थयात्री थे, ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी। इसकी बात जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 39 से 51 के बीच तक है ना। जैसे आपको पता है कि जैसे जो भारत का संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, 14 से 32 तक। उसके बाद जो है नीति निर्देशक तत्वांक जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो 39 से 51 तक है। तो उनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी, इसकी बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं की गई। जबकि वन्य प्राणियों की सुरक्षा, समान न्याय जो कॉमन जस्टिस है फॉर ऑल, व्यवसाय और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, इस तरह की जो बातें हैं वो निर्देशक सिद्धांत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज बीइंग रन इन कोलैबोरेशन विद रशिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कोल डैम। कोल डैम कोई नहीं है गाइस, ये कोल डैम है कांगड़ा में। ठीक है, कोल डैम। तो कोल डैम भारत के हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा हाइड्रल नहीं है गाइस, हाइड्रो प्रोजेक्ट, टाइपिंग के लिए माफी चाहूंगा। तो कोल डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का जो भारत के साथ साथ, अर्थात हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ साथ उसका जो रशिया है, रशिया के सहयोग से वो ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है रशिया का। और इसके अलावा जो और भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, इसके ऊपर अपने वीडियो बना लिए, आप हमारे जीके सीरीज़ की वीडियो को वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे हमने अलग अलग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष प्रतिष्ठा का दर्जा देता है, लेकिन अब यहाँ पे देता है, नहीं देता था। ठीक है, तो आर्टिकल 370, आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के समय जो क्या हुआ है, जो 370 उसको हटाया गया। अब जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा 370 के अंडर जम्मू कश्मीर को मिलता था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है कि दिया जा सकता था। ठीक है, हु स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल ईजी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है? तो आर्टिकल 32, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये चीज़ कही गई थी कि भारतीय कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाएगा, वो आर्टिकल 32 है। याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन भी टेट में या किसी भी और एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। हाउ मैनी मेन रिवर्स फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। तो 5 मुख्य नदियां कौन कौन सी है? सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और यमुना। ये 5 नदियां, मुख्य नदियां जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, और ट्रिब्यूटरी तो इसकी बहुत सारी है। ठीक है, HPG का भी आपको ध्यान रखना है गाइस, क्योंकि HPG के भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस संविधान से ली गई है? जो इमरजेंसी है, ठीक है, आपको जानते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे इमरजेंसी है, फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशली है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो अलग अलग कंट्री से लिए गए, जैसे डायरेक्टरी प्रिंसिपल आयरलैंड से लिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, जुडिशरी इत्यादि अमेरिका से ली गई है, प्रेसिडेंट इलेक्शन भी, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म इंग्लैंड से ली गई है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी की जो शक्तियां हैं वो कौन से देश से ली गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। इनके जो जर्मन का वाइमर संविधान है, जिसको आप सिंपली ऐसा याद रखें कि जर्मनी के संविधान से ली गई है, ठीक है, जो भी मैंने आपको अलग अलग कंट्री का बताया, तो ये याद रखना है। तो इसी तरह से इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो भी है आपको ये भी याद रखना है कि इमरजेंसी 3 प्रकार के इमरजेंसी है, जैसे 352 में है, ठीक है, 356 और 360। तो ये जो 52, 56 और 60 में इमरजेंसी के बारे में बताया गया, वो कौन से देश से ली गई? जर्मनी से ली गई है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई यार गाइस, बहुत एफर्ट लगता है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलरली वॉच करें, मतलब पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन चैनल अभी भी उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा ना करें यार, क्योंकि दूसरों की मेहनत को भी आपको समझना चाहिए। बाकी डिसीजन इज योर, मैं तो बोल ही सकता हूँ, करना या ना करना आपके ऊपर है। और हाँ, जो हमारे रेगुलर वॉचर्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहेंगे और क्या व्यूज़ आप देना चाहेंगे कि वीडियो में जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।